नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और बंगाल में जबरदस्त सियासी हलचल दिखाई थी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, मुंबई से लेकर चंडीगढ़ तक रणनीति बनाने के लिए मीटिंग्स का दौर चलता रहा। दिल्ली में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अलग अलग मीटिंग्स की थी। पार्टी हाईकमान ने साफ मैसेज दे दिया, यूपी सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन नहीं होगा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनकी लीडरशिप पर कोई चर्चा नहीं होगी। दूसरी बात, यूपी में बीजेपी के संगठन में बदलाव हो सकता है, लेकिन 10 सीटों के बाई इलेक्शन के बाद इसकी संभावना है। तीसरी बात, यूपी में बीजेपी का पहला लक्ष्य है उपचुनाव में 10 की 10 सीटें जीतना। इसके लिए सबको एकजुट होकर काम करने को कहा गया है। उधर लखनऊ में योगी आदित्यनाथ बाई इलेक्शन की तैयारियों में लग गए हैं। योगी ने 10 सीटों के बाई इलेक्शन में अपने 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। इनमें 13 कैबिनेट और 17 राज्य मंत्री हैं। योगी ने आज इन मंत्रियों की मीटिंग बुलाकर सबको उनकी जिम्मेदारी समझाई। योगी ने मंत्रियों को हिदायत दी है कि वो चुनाव क्षेत्र में जाएं और हफ्ते में कम से कम 2 दिन वहीं रुकें, ग्राउंड लेवल पर काम करें, जनता की समस्याएं सुनें, कार्यकर्ताओं की परेशानियों को दूर करें और हर बूथ को मजबूत करें। मंत्रियों ने भी योगी को अपने सुझाव दिए। मंत्रियों ने कहा कि बाकी सब तो ठीक ठाक है, बस उम्मीदवारों का सिलेक्शन ठीक होना चाहिए, उसके बाद जीत पक्की है। बाई इलेक्शन की तैयारी में अखिलेश यादव भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। जिन 10 सीटों पर यूपी में चुनाव होना है, उन पर बीजेपी को इतनी ताकत क्यों लगानी पड़ रही है? अखिलेश के लिए ये सीटें जीतना क्यों जरूरी है? बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों से क्या सबक सीखा? इस सबक का यूपी के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में क्या असर दिखाई दिया? एकनाथ शिंदे लाडली बहना के बाद लाडला भाई योजना क्यों लाए? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौन से बड़े ऐलान किए? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। और शुरुआत करते हैं सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से। यूपी को लेकर बीजेपी में मंथन दिल्ली में भी चल रहा है और लखनऊ में भी। दिल्ली में संगठन की अंदरूनी मुश्किलात से पार पाने पर विचार हुआ, जबकि लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का फोकस 10 विधानसभा सीटों के बाई इलेक्शन को जीतने पर है। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ लंबी मीटिंग की, उन मंत्रियों के साथ जिनकी ड्यूटी इन 10 सीटों पर लगाई गई है। इनमें सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, दयाशंकर सिंह, राजीव सचान, लक्ष्मी नारायण चौधरी, अनिल कुमार और अनिल राजभर समेत 29 मंत्री शामिल हैं। पता यह लगा कि इस मीटिंग में मंत्रियों ने योगी आदित्यनाथ को अपना फीडबैक दिया। मंत्रियों ने बताया कि ग्राउंड लेवल पर तो ये बात दिख रही है कि कुछ अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की अनदेखी करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते। दूसरा सुझाव यह दिया गया कि इस बार उम्मीदवारों का चयन सावधानी से होना चाहिए। कुछ नेताओं ने तो यह भी कहा कि मुस्लिम बहु सीटों पर बीजेपी को मुस्लिम उम्मीदवार उतारने पर विचार करना चाहिए। उनका तर्क यह है कि जब बीजेपी में केंद्र की सरकार है, राज्य सरकारों में मुस्लिम मंत्री हो सकते हैं, तो उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकते? मंत्रियों ने कहा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उम्मीदवार का चयन सिफारिश के आधार पर नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर हो। योगी आदित्यनाथ ने सबकी बात सुनी। इसके बाद उन्होंने मंत्रियों को हिदायत दी कि वो हफ्ते में कम से कम 2 दिन अपने इलाके में गुजारें, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलें, बूथ को मजबूत करने के लिए काम करें। मीटिंग में इस बात पर भी विचार किया गया कि लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को हुआ, उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए। मीटिंग के बाद यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने बीजेपी के बारे में झूठा प्रचार किया था, उसका नुकसान हुआ, लेकिन अब बीजेपी सावधान है और बाईपोल की सभी 10 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। केवल ये चुनाव के लिए ही नहीं मीटिंग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद के कुछ मंत्रियों को बुलाए थे, तो उसमें और भी मैंने विभागीय चर्चाएं और सब चीज़ थी। चुनाव के भी एक चर्चा उसमें था। तो चुनाव में 10
जो उपचुनाव होने वाले जो है वहाँ पर सभी मंत्रियों को कहीं 2 मंत्री कहीं 4 मंत्री ऐसे लगाए हुए हैं। मैंने कि वहाँ के विशेष जा कर के देखें वहाँ की क्या आवश्यकता है या और क्षेत्र में कैसे हो सकता है। अभी तो चुनाव में टाइम है, लेकिन मैंने वहाँ पर हम लोग देखना है। क्या जैसे ये कहा गया कि मंत्री रात्रि विश्राम करें वहाँ पे 2 दिन? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने वहाँ के जाके परिस्थितियों को देखना है और मैंने हम लोग को चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए जो भी आवश्यक कार्य है वहाँ पर करना है। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव दोनों अलग अलग हैं और लोकसभा में जो एक तरफ भ्रम फैलाया गया आरक्षण का और संविधान का, तो ये उसके बाद खटाखट लाखों रुपया पहुंचेगा, इतना होगा, ये सब चीज़ें। लेकिन अब ये सच्चाई सामने है जनता के सामने, इसलिए विधानसभा हम लोग जीतेंगे और 10 को 10 जीतेंगे। असल में यूपी में जिन 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं वो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल सीटें हैं। पिछले इलेक्शन में इन 10 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और 3 बीजेपी ने, 1 निषाद पार्टी और 1 आरएलडी ने जीती थी। इन सीटों पर अखिलेश यादव की करहल सीट भी है जो 1993 से हमेशा समाजवादी पार्टी के पास ही रही है। अयोध्या की मिल्कीपुर से 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद सिंह फैजाबाद से सांसद बन गए हैं, इसलिए ये सीट खाली हुई है। बाईपोल वाली सीटों में मुरादाबाद की कुंदर की सीट भी है जो बीजेपी ने पिछली बार 31 साल पहले 1993 में जीती थी। इस सीट पर 65% वोट मुसलमानों के हैं, हिंदू सिर्फ 35% है, इसलिए बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। मिर्जापुर की मजमा सीट पर भी बाई इलेक्शन होना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां से निषाद पार्टी के विनोद बिंद जीते थे, अब वो भदोही से सांसद बन गए हैं। 2017 में मजमा सीट बीजेपी ने जीती थी, इसलिए बीजेपी यहां से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। लेकिन निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आज बड़े सटल तरीके से कह दिया कि बीजेपी सहयोगी दलों का पूरा सम्मान करती है, जो जिस सीट पर जीता हो वो सीट उसी को मिलती है, इसलिए कम से कम 1 सीट तो निषाद पार्टी को मिलेगी। वो कुछ और अपना ध्रुवीकरण करा लिया, इसकी वजह से हार हुई। चिंतन होगा आगे, झूठ का कार्ड एक ही बार चलता, आगे दोबारा नहीं चलता है। इस बार हम लोग जीतेंगे। तो कैंडिडेट्स को लेकर आपने कुछ कहा कि किस तरह के कैंडिडेट्स हो, कैसी छवि हो, जातीय समीकरण कैसा? एक तो उदाहरण हमारा ना 15 सीटें हमने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, 11 हारी हुई ली थी और उसमें से 11 मतलब 9 जीत के दिखाया और 2-3 हारे भी थे, बहुत कम वोटों से हमने हारा था। तो निश्चित रूप से हम लोग जब मिल के तय करते हैं प्रत्याशी तो जीत सुनिश्चित हो जाती है। 10 सीटों में आपका क्या कहना है, कितनी सीट आप मांग रहे हैं? नहीं, मांग नहीं, हम लोग तो परंपरा रही है कि जिस दल का जो सीट होता है वो लड़ता है, लेकिन हम लोग जो प्रत्याशी होता है मिलजुल के तय करते हैं। लेकिन बीजेपी के जो कुछ आला नेता हैं उन्होंने अभी हमसे कहा कि सारी 10 सीटों पे बीजेपी लड़ रही, अलायंस को नहीं देगी। अब वो किसी का बयान हो सकता है, उसका जवाब किन परिस्थितियों में कहा। और अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरा रही यही रही है और ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा अचीवमेंट हो गया हो तो कोई निर्णय अलग हो। आज के दिन में निषाद का वोट है, निषाद पार्टी के साथ है और निषाद पार्टी के साथ रहने पर बेहतर परिणाम आए हैं 2022 में और 2024 में निषादों का वोट अभी भी साथ रहा है, क्योंकि उनका तो आरक्षण रहा नहीं, वो कहाँ डर के जाएंगे। जो आरक्षण का लाभ लेते रहे वो जातियां डरी हैं, वो उधर चली हैं। निषाद तब भी एनडीए के साथ थे, आज भी। हालांकि बीजेपी के एक और सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने कहा बाई इलेक्शन को लेकर उसकी कोई डिमांड नहीं है। अरुण राजभर ने कहा उनकी पार्टी एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करेगी, लेकिन इसके बाद अरुण राजभर ने यह भी कहा कि बाकी सब तो ठीक है, बस उन अफसरों पर लगाम लगनी चाहिए जो जनता और कार्यकर्ताओं दोनों को परेशान करते हैं। जो वोट, जो मतदाता हमसे दूर गया है इन विपक्षियों के भ्रम की वजह से, छल के वजह से या झूठ
प्रचार करने की वजह से उनको हम सत्य चीजों को बता करके अपने साथ पाले में खड़ा कर रहे हैं। ये बड़ा पैमाना है कि उत्तर प्रदेश में ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बदले जाएंगे या तमाम डिप्टी सीएम है ये मुख्यमंत्री, ये सिर्फ विरोधियों के द्वारा प्रचार की जा रही है। और मुझे लगता है कि ये सत्ता पाने के लिए प्रचार किए जा रहे हैं। विरोधियों द्वारा सत्ता पाने की जो बौखलाहट है, बेचैनी है, वो कुछ भी बोल दे रहे। अधिकारी कर्मचारी हैं जो अपने आदत से बाज नहीं आ रहे, उनके अंदर सरकार प्रयास कर रही है कि वो लोग भी सुधरें और जनता की सुनवाई करें और जनता की समस्या का निदान करें। और हमारी प्राथमिकता है अधिकारी आप लोगों की बात भी नहीं सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे अधिकारी, हमने कुछ ऐसे अधिकारी कहा है, हमने संपूर्ण अधिकारी की बात नहीं किया। कुछ ऐसे हैं जो तहसील स्तर के हैं, ब्लॉक स्तर के हैं। अभी तो हम अपनी संगठन को पूरी तरीके से 75 जिलों में और अन्य राज्यों में अपने संगठन को विस्तार करने में लगे हैं और बड़े पैमाने पर हम सदस्यता महाअभियान चला रहे हैं। और हम सीधे गांव स्तर, बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान को लेकर जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ने काम कर रहे हैं। हमारी भूमिका इस उपचुनाव में जो भी तय की जाएगी, हम उस भूमिका में खड़े होकर के, हमारा जो सहयोग होगा, हम एनडीए के जो भी उम्मीदवार आएंगे उनके साथ खड़ा होकर के उनको जिताने का काम करेंगे। मेरा लक्ष्य है कि 10 की 10 सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए हम पूरे कार्यकर्ता मिलकर के उस अभियान को सफल करेंगे। कुछ अफसरों की जो शिकायत अरुण राजभर ने की, वही शिकायत बीजेपी के नेता भी करते हैं। आज बीजेपी के एक और विधायक का वीडियो सामने आया। मिर्जापुर सदर से बीजेपी एमएलए रत्नाकर मिश्रा एक प्रोग्राम में पब्लिकली ये कहते सुनाई दिए गए कि अफसर उनकी नहीं सुनते, चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान करते हैं और वो इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे। सरकार गरीबों का ही उत्थान करने के लिए है और गरीब के लिए हर चीज के लिए कनेक्शन है, लेकिन कहना नहीं चाहिए इसमें हमारे अधिकारी लोग फेल करने में लगे हैं। जैसे यहीं पर आप देख लीजिए, जनप्रतिनिधि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये पूरे क्षेत्र का एक कार्यक्रम है। सभी को सभासद को कम से कम बुलाना चाहिए, लेकिन सभासद को सूचना देने का किसी भी तरह से कोई ये नहीं किया गया, ये बहुत गलत बात है। आज विंध्याचल में कार्यक्रम हुआ, मुझे कहने में कोई गुजार नहीं है, अधिकारी लोग इस समय मिर्जापुर के मनमाने हो चुके हैं। मुझे सदन में भी इसको आवाज उठाना है, पूर्ण रूप से हो चुके। मुझे मेरे बगल में 200 मीटर दूर हो रहा है, मुझे 8 बजे रात आदेश दिया जा रहा है कि आपको आना है। इस हिसाब से अधिकारी लोग कर रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। जनप्रतिनिधियों का और कार्यकर्ताओं का अगर अपेक्षा करेंगे, अब आप लोगों का भला नहीं होगा। ये इसके लिए मैं बात करेंगे, ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। बाई इलेक्शन को लेकर टेंशन अखिलेश यादव को भी है। अखिलेश यादव भी जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं। उनका फॉर्मूला पहले की तरह पीडीए है। आज अखिलेश ने दूसरी पार्टियों के करीब 10 नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया। पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करके बाई इलेक्शन रणनीति पर विचार किया। इसके बाद दावा किया कि लोकसभा चुनाव से बेहतर नतीजे बाई इलेक्शन में मिलेंगे। बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी हताश है, बीजेपी के भीतर कुर्सी का झगड़ा चल रहा है और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने फैसले वापस लेने पड़े। अखिलेश ने कहा, मुख्यमंत्री चाहे जितनी बैठकें कर ले, अब कुछ नहीं होगा, बीजेपी बाई इलेक्शन भी हारेगी। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये, जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस कर रहे हैं कि दलाली हो रही है, तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है।
कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, बाई इलेक्शन के डर से बीजेपी की सरकार ने बुलडोजर पर ब्रेक लगाया, टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस का फैसला रोका, लेकिन जनता समझ गई है ये सिर्फ दिखावा है। अजय राय ने कहा कि बीजेपी के नेता कुछ भी कर लें, अब जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। जो पूरा पंतनगर, ये रहीम नगर, अबरार नगर, ये जितने भी स्टे हुए हैं, रोका इन्होंने, ये केवल उपचुनाव के डर के मारे रोका है। अध्यापकों को जो इनका जो डिजिटल अटेंडेंस था उसको रोका है, स्थगित किया है। सोचिए, स्थगित, अरे निरस्त करिए ना, आप इन चीज़ों को निरस्त करिए। स्थगित क्यों कर रहे हैं? स्थगित में मतलब लगता है दाल में काला है। ये पूरा उपचुनाव के मद्देनजर ये सारे निर्णय हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से घबराहट परेशान है। और ये मंत्रियों की बैठक करें चाहे किसी की बैठक करें, अब जो आरोप लग रहे हैं, इनके ही मंत्री, पूर्व मंत्री ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मोती सिंह जी ने, इनके ही विधायक ने इनके ऊपर काम न होने का आरोप लगाया। अभी फिर किसी एक एमएलसी ने भी पत्र लिखा है इनको, जो टीचर्स वाले में, इनके खुद के एमएलसी हैं गोरखपुर के। अभी एक इनके मंत्री ने भी आरोप लगाया। तो मैं समझता हूं कि ये अब कोई भी चुनाव, आने वाला समय कोई चुनाव ये जीत नहीं सकते, क्योंकि जनता अब इनको पेपर लीक वाली सरकार और बुलडोजर वाली सरकार, केवल गिराने डिस्ट्रक्टिव वाली सरकार इनको मान चुकी है। लोकसभा इलेक्शन में सबसे बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यहीं लगा था और समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा यही हुआ था। इसीलिए लोकसभा चुनाव के नतीजों का सबसे ज्यादा असर यूपी की सियासत पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो लगातार यह हवा बनाई गई कि अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी, उन्हें हटा दिया जाएगा। लेकिन आज बीजेपी हाईकमान ने ये संकेत दे दिए कि यूपी में योगी का कोई विकल्प नहीं है। उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ही चलाएंगे, योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यूपी में योगी को अब पहले से ज्यादा फ्री हैंड दिया जाएगा। उम्मीदवार को इस इलेक्शन में भी योगी की चलेगी। बाई इलेक्शन की रणनीति भी योगी बनाएंगे। जेपी नड्डा ने आज केशव प्रसाद मौर्य को भी बता दिया कि संगठन ही सबसे बड़ा है, संगठन में शक्ति है, ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, इसका पालन भी करना होगा, सबको मिलकर, सबको साथ लेकर चलना होगा। इसलिए कोई नेता ऐसी बयानबाजी न करे जिससे कार्यकर्ताओं में किसी तरह का कंफ्यूजन हो। जहां तक बाई इलेक्शन का सवाल है, तो 10 सीटों के चुनाव बीजेपी के लिए जितना बड़ा चैलेंज है, उससे कम अखिलेश यादव के लिए भी नहीं है, क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी ने पहले भी जीती थी। बीजेपी ने 2022 में इनमें से सिर्फ 3 सीटें जीती थी। करल सीट अखिलेश यादव की अपनी सीट है। मुलायम सिंह यादव यहां से विधायक रह चुके हैं, अखिलेश भी जीत चुके हैं। 30 साल से ये सीट समाजवादी पार्टी के साथ है। इस सीट को बचाना अखिलेश के लिए बड़ा चैलेंज है। क्योंकि इस बार बीजेपी फैजाबाद में भी लोकसभा का चुनाव हार गई। फैजाबाद से जीते अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव पोस्टर बॉय बना रहे हैं। इसलिए अयोध्या जनपद में पड़ने वाली अवधेश प्रसाद पासी की मिल्कीपुर सीट को जीतकर बीजेपी अयोध्या में हार का बदला पूरा करना चाहती है। ये योगी के लिए बड़ा चैलेंज है और योगी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। यूपी में बाई इलेक्शन के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जैसे जिन राज्यों में असेंबली इलेक्शन होने हैं, वहां भी बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। क्योंकि आज आषाढ़ी एकादशी है, महाराष्ट्र में यह पर्व बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। पंढरपुर की यात्रा निकलती है, जिसमें लाखों वारकरी हिस्सा लेते हैं। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पंढरपुर में भगवान विट्ठल की पूजा करने के लिए पहुंचे। एकनाथ शिंदे ने पंढरपुर में पूजा अर्चना के बाद कई बड़े फैसलों का ऐलान किया, जिसमें लाडली बहना योजना के बाद लाडला भाई योजना का ऐलान भी शामिल था। एकनाथ शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र के पढ़े लिखे लड़कों को सरकार आर्थिक मदद करेगी। महाराष्ट्र में 12वीं पास लड़कों को 6,000 रुपए, डिप्लोमा करने वाले युवकों को 8,000 रुपए और ग्रेजुएट लड़कों को 10,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए युवकों को 1 साल की
अप्रेंटिसशिप भी मिलेगी। अप्रेंटिसशिप टेन्योर का स्टाइपेंड सरकार देगी। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने 27 जून को पेश किए गए बजट में लाडली बहना योजना का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। जुलाई महीने से इस स्कीम को लागू भी कर दिया गया है। लाडला भाई योजना भी इसी महीने से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, सरकार की नजर में लड़का और लड़की में अंतर नहीं है, इसीलिए ये स्कीम लाए हैं। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना शुरू केली। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फायदा महिलाओं को मिल रहा है। महीने के 1500 और साल के 18,000 रुपए उनके अकाउंट में जमा होंगे। 3 गैस सिलेंडर उन्हें मुफ्त में दिए जाएंगे। कुछ लोग कहने लगे कि लाडली बहना योजना आई, लेकिन लाडले भाई का क्या? लाडले भाइयों के लिए भी हमने किया। 12वीं तक जिसकी पढ़ाई हुई उसे 6,000, जिसने डिप्लोमा किया उसे 8,000, ग्रेजुएशन करने वालों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। लड़कों की साल भर की अप्रेंटिसशिप का भी इंतजाम होगा। अप्रेंटिसशिप के बाद ट्रेन्ड मैन पावर उद्योगों को मिलेगा। सरकार अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड भरेगी। इतिहास की ये सबसे बड़ी योजना है। तो करेल ये वही योजना है जिसका ऐलान महाराष्ट्र के बजट में मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना के नाम से किया गया था। बस आज एकनाथ शिंदे ने इसे लाडला भाई का नाम दे दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि लाडला भाई योजना स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाएगी, बेरोजगारी को दूर करेगी, इससे नौजवानों का भला होगा। लेकिन शरद पवार ने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं। नौजवानों की इतनी ही चिंता थी तो इस तरह की योजना पहले क्यों नहीं लाई? शरद पवार ने कहा, अजीत पवार 5 बजट पेश कर चुके हैं, उन्हें पहले नौजवानों का ख्याल क्यों नहीं आया? यह सिर्फ चुनावी गिमिक है। सरकार को भाई बहनों की याद इसलिए आ रही है क्योंकि जनता ने लोकसभा चुनाव में समझदारी से वोट दिया। अब ये लाडली बहना लाडला भाई योजना हमने इस बजट में देखा। हर साल बजट पेश किया जाता है। महाराष्ट्र में 2 ऐसे वित्त मंत्री हैं, जयंत पाटिल और अजीत पवार, जिन्होंने अब तक 5 या 6 बार राज्य का बजट पेश किया होगा, पर आज तक लाडला भाई या लाडली बहन जैसी कोई योजना पेश नहीं की। ये अच्छी बात है कि अब भाई और बहन के लिए योजना आ रही है, पर यह सारा चमत्कार आने वाले विधानसभा के चुनाव में होने वाले मतदान का है। वोटर जब समझ बूझकर मतदान करता है तो भाई बहन सब याद आने लगते हैं। शरद पवार ने कोई बात तल्खी से नहीं कही, लेकिन कांग्रेस इन योजनाओं से कितनी परेशान है ये नजर आया कांग्रेस के नेता विजय वटेटीवार के बयान में। विजय वटेटीवार ने कहा, बीजेपी लोकसभा चुनाव नतीजों से इतनी डर गई है कि महाराष्ट्र सरकार अभी लाडली मम्मी, लाडले डैडी, लाडले काका, लाडली काकी जैसी स्कीम भी लेकर आएगी। इनकी वोट जो राजनीति थी वो अभी काम नहीं आ रही। वो हिंदू की राजनीति वो काम नहीं आ रही है, क्योंकि पार्लियामेंट में इनका जो पराजय हुआ है, तो अब ये लाडली बहन लाएंगे, लाडला भाई लाएंगे, लाडली काकी लाएंगे, दादी लाएंगे, लाडली मम्मी लाएंगे, लाडली डैडी लाएंगे। अब ये सब करेंगे। तिजोरी में तो देना लेना तो है ही नहीं कुछ। तेरे कान को अच्छा लगता है, मेरे कान को अच्छा लगेगा, तो यही सब करते रहेंगे। पर चुनाव है, 2 महीने के लिए ये सब कुछ करने जा रहे, ये जनता समझ चुकी है। साल भर पहले इन्होंने क्यों नहीं किया? अगर करना ही था तो लाडली बहन की, लाडले भाई की, क्यों सबकी याद क्यों नहीं आई? अब तिजोरी में पैसा ही नहीं और बात करते हैं ये, तो ये सब क्या है? ये जुमला है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद अरविंद सावंत ने भी इस स्कीम को चुनावी स्टंट बताया। अरविंद सावंत ने कहा कि 2 महीने बाद चुनाव है, 2 महीने स्कीम चलेगी फिर बंद हो जाएगी। मध्य प्रदेश की तरह बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी लॉलीपॉप दिया है, जिसका कोई फायदा नहीं होगा। चुनावी नीति है, 2 महीने में चुनाव है, घोषणा करना है। हाल ही में बजट पेश किया गया था, आपने देखा प्रावधान कहाँ है पैसे का? लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे में हम डूब रहे हैं, सरकार हमारी। ऐसी स्थिति में आप कहां से देंगे ये बातें? अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर जब भी कोई कंपनी उसे अप्रेंटिसशिप रखती थी तो स्टाइपेंड दिया जाता था, तो वही है, उसको थोड़ा विस्तार कर लिया। आप देखिए मध्य प्रदेश के चुनाव में
लाडली बहना योजना घोषित हुई और इमीडिएटली दे दिया लोगों को। और अभी जाकर देख लेना कि लाडली बहना योजना शुरू है या नहीं है। अगर है तो उस वक्त लाडली बहना योजना के लाभार्थी कितनी संख्या थी और आज कितनी संख्या है। तो शर्तें रखी गई, जैसे शर्तें रखी गई वैसे डिलीट होते गए लोग। वही राजनीति यहां खेलना चाहते हैं। विरोधी दलों के नेताओं ने सवाल खड़े किए, एकनाथ शिंदे के ऐलान को चुनावी स्टंट बताया, तो विपक्ष को जवाब दिया बीजेपी के नेता प्रसाद लाड ने। प्रसाद लाड ने कहा, सारी योजनाएं चुनाव के बाद भी इसी तरह जारी रहेंगी। महाराष्ट्र सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। प्रसाद लाड ने कहा, विरोधी दलों के नेता इसलिए परेशान हैं कि अगर बेरोजगारी खत्म हो गई तो चुनाव में मुद्दा क्या उठाएंगे। कांग्रेस हो या महाविकास आघाड़ी हो, इनके पेट में दर्द शुरू हुआ है कि हमारी बहनों के लिए हम मदद की योजनाएं लाए हैं। कांग्रेस के पेट में ये दर्द हो रहा है कि अगर बेकारी खत्म हो जाएगी तो फिर उनके पास बोलने के लिए कोई विषय नहीं रहेगा। जब भी अर्थसंकल्प आता है तो राज्य के पूरे अगले साल के खर्चे का अर्थसंकल्प लेके राज्य के सामने वो लाया जाता है। जो जो योजनाओं का ऐलान किया है उस योजनाओं की तरतूद इस अर्थसंकल्प में की गई है। और महाराष्ट्र राज्य इस देश में 1 नंबर का राज्य है जिसका इनकम भी सबसे ज्यादा है और मुझे लगता है कि इनकम बढ़ाने में भी उनका काफी मदद होती है और मुझे लगता है कि राज्य को कभी भी निधि की कमतरता नहीं होगी। महाराष्ट्र में जिस तरह से एक के बाद एक योजनाओं को इंप्लीमेंट किया जा रहा है उससे शरद पवार और उद्धव ठाकरे परेशान तो होंगे। वो न तो इन योजनाओं का विरोध कर सकते हैं न इनकी तारीफ कर सकते हैं। महाराष्ट्र में खास बात यह है कि सिर्फ योजनाओं का ऐलान नहीं है, फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार की महायुति ने महिलाओं के खातों में पैसा पहुंचाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में बहनों के साथ साथ भाइयों के खातों में भी अब पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा। उन्हें भी लाडला भाई योजना का फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में आपको याद होगा शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहना योजना का लाभ मिला था। मध्य प्रदेश की बहनें चुनाव में उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर बनकर खड़ी हो गई थी। महाराष्ट्र की सरकार की योजनाओं पर विरोधी दलों में से कोई कह रहा है कि सरकार को साल भर का सारा अमाउंट एक साथ दे देना चाहिए। कोई कह रहा है कि चुनाव के बाद योजनाएं बंद हो जाएंगी, लेकिन कोई इन योजनाओं के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पा रहा। कांग्रेस भी इसका विरोध नहीं कर सकती क्योंकि कर्नाटक में महिलाओं के खाते में 1500 रुपए, मुफ्त बस यात्रा और 10 किलो चावल के वादों पर उसने चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र में सिर्फ लाडली बहना और लाडला भाई योजना ही नहीं है, बजट में ऐसी कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं जिनका लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलना शुरू हो गया है। इसे काउंटर करना महाविकास आघाड़ी के लिए मुश्किल होगा। महाराष्ट्र में इलेक्शन 4 महीने बाद होने हैं, इसलिए हर पार्टी अपने अपने हिसाब से चुनाव की तैयारियों में लगी है। शरद पवार की कोशिश है जो नेता 1.5 साल पहले अजीत पवार के साथ चले गए थे उनको वापस कैसे लाया जाए। आज पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में शरद पवार ने अजीत पवार की पार्टी के कई बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाया। अजीत पवार के लिए झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पिंपरी चिंचवाड़ में अजीत पवार की एनसीपी के अध्यक्ष अजीत गव्हाणे ने ही पार्टी छोड़ दी। गव्हाणे के अलावा 2 पूर्व मेयर, 11 पूर्व पार्षद समेत अजीत पवार की पार्टी के कई नेताओं ने शरद पवार के कैंप में वापसी कर ली। अजीत गव्हाणे इलाके के कद्दावर नेता हैं, अजीत पवार के करीबी माने जाते हैं, लेकिन इस मौके पर शरद पवार ने आज विधान परिषद के चुनावों को लेकर कांग्रेस पर इशारों में जोरदार हमला बोला। शरद पवार ने कहा अगर कांग्रेस ने उनकी बात मान ली होती, कांग्रेस के विधायकों ने उनके हिसाब से वोट किया होता तो महाविकास आघाड़ी के 3 उम्मीदवार चुनाव जीत जाते। विधान परिषद चुनाव की रणनीति को लेकर मेरा प्रस्ताव ये था कि कांग्रेस के पास 37 वोट थे, शिवसेना के पास 16 और मेरी पार्टी के पास 12 वोट थे। मेरा कहना था कि कांग्रेस अपने फर्स्ट प्रेफरेंस के सारे वोट अपने उम्मीदवार को दे और सेकंड प्रेफरेंस के आधे वोट शेतकारी कामगार पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी को दे। फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट ज्यादा होने की वजह से वो सारे वोट बाकी के 2 कैंडिडेट में ट्रांसफर हो जाते। कांग्रेस सेकंड प्रेफरेंस के सारे वोट शिवसेना को देती और शिवसेना को फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट शेतकारी कामगार पार्टी को देने थे। अगर ये हुआ होता तो हमारे तीनों कैंडिडेट जीत जाते।
लेकिन ये समीकरण सभी को पसंद आए ये जरूरी नहीं, इसीलिए इसे स्वीकार नहीं किया गया। महाविकास अघाड़ी में किसी ने किसी को फंसाया नहीं, सिर्फ रणनीति को लेकर मतभिन्नता थी। कांग्रेस के नेताओं ने शरद पवार के इस बयान पर संभल कर प्रतिक्रिया दी। नसीम खान ने कहा कि शरद पवार जो कह रहे हैं वो बात सही है। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने विश्वासघात किया, पार्टी अब उन पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन एक सच ये भी है कि महाविकास अघाड़ी के पास 3 उम्मीदवार जिताने लायक नंबर नहीं थे। 3 सीट हम लोगों ने लड़ी, महाविकास अघाड़ी ने 3 सीट के लिए जितने वोट होने चाहिए थे वो पूरे बैलेंस वोट हमारे पास नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस में कुछ लोगों ने गद्दारी जरूर की है, कांग्रेस के कुछ विधायकों ने गद्दारी की है और उनको सबक जरूर सिखाया जाएगा। उनकी शिनाख्त हो गई है, उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया है और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और पवार साहब ने सही कहा है कि मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत ज़रूर रही होगी, लेकिन जहाँ तक महाविकास अघाड़ी की एकजुटता का सवाल है, हम सारे लोग एकजुट होकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधान परिषद का चुनाव हो। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज शरद पवार से पूछा गया कि क्या अजीत पवार को भी पार्टी में वापस ले सकते हैं, तो शरद पवार ने कहा घर के दरवाजे तो उनके लिए खुले हैं, लेकिन पार्टी में शामिल करने का फैसला तो उन नेताओं से पूछकर किया जाएगा जो मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे। मतलब शरद पवार ने अजीत पवार की वापसी से साफ साफ इनकार नहीं किया। ये शरद पवार का पॉलिटिकल गेम है। शरद पवार की अजीत पवार से कोई लड़ाई नहीं है। चाचा भतीजे अंदर से एक हैं, एक साथ हैं। शरद पवार की पहली लड़ाई मोदी की बीजेपी से है और दूसरी लड़ाई कांग्रेस से। महाराष्ट्र में शरद पवार का खेल चलता रहे, इसके लिए वो न तो बीजेपी को मजबूत देखना चाहते हैं न कांग्रेस को, और इस काम में उद्धव ठाकरे पूरी तरह शरद पवार के साथ हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई देंगे। चुनाव की सुगबुगाहट अब हरियाणा में भी दिखने लगी है, जहां इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार ने आज किसानों, अग्निवीरों, महिलाओं और नौजवानों के लिए कई बड़े बड़े ऐलान किए। चीफ मिनिस्टर नायब सैनी ने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस के नेता भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों को सेना में भर्ती होने से रोकने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसे कामयाब नहीं होने देगी। नायब सैनी ने कहा कि जो नौजवान अग्निवीर के तौर पर काम करने के बाद सेना से रिटायर होंगे, उनके भविष्य की चिंता सरकार करेगी। अग्निवीरों को सम्मानजनक नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियों को सरकार मदद देगी। इसके अलावा अग्निवीरों को हरियाणा में पुलिस, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और जेल वार्डन जैसे पदों पर होने वाली भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा की ग्रुप सी और डी की भर्ती में भी अग्निवीरों को एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी। ग्रुप सी की भर्तियों में भी अग्निवीरों को 5% रिजर्वेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई अग्निवीर अपना कारोबार शुरू करता है तो उसे 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के मिलेगा। कांग्रेस ने अग्निवीर को लेकर के एक बड़ा दुष्प्रचार वो कर रही है। सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये बहुत ही लोकहित की योजना है। अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेगी। अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपए वार्षिक की सब्सिडी देगी। हालांकि कांग्रेस ने हरियाणा सरकार के इस ऐलान को
एक जुमला करार दिया। कांग्रेस के नेता दीपक बाबरिया ने कहा, अगर अग्निवीरों के लिए सरकार को इतनी ही चिंता है तो उनको 4 साल बाद रिटायर करने की क्या जरूरत, अग्निवीरों को आर्मी में ही क्यों नहीं रहने देते। तुम्हारा सर कलम हम कर देते हैं, फिर कहेंगे उसके पर हम पगड़ियाँ पहनाएंगे। ये कौन से प्रकार की बेवकूफ़ी है, मैं नहीं समझ रहा हूँ। आप जो है इनको पूरे जो है अग्निवीर जो है, जो जवान जो अग्निवीर के तौर पे दाखिल होता है उसकी बेइज्जती करते हैं, 4 साल में उसको निवृत्त कर देते हैं, उसको जो है असुरक्षित कर देते हैं, उसकी फ्यूचर के साथ आप खिलवाड़ करते हैं और फिर कहते हैं कि हम उसको जो है फिर से उसका रिहेबिलिटेशन करें। मगर वो करने की आवश्यकता ही क्या है? आपके पास जब इतना पूरा सेना में इतनी सब जगह है, आर्मी की रिक्वायरमेंट है, पूरी दुनिया में आर्मी मजबूत करने की डिमांड हो रही है, और आप जो है ये इसी प्रकार की खिलवाड़ करते हैं, आँख में धूल झोंकने की बात करते हैं। आपने भी पास में कई जो है प्रकार के जुमले किए हैं, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये भी आपका एक जुमला हो सकता है। हरियाणा में सैनिक परिवारों की संख्या काफ़ी है और ये सही है कि कांग्रेस ने अग्निवीर योजना के खिलाफ जो कैंपेन चलाया उसका असर हुआ। कुछ लोगों में स्कीम को लेकर नाराजगी पैदा हुई और सबसे ज़्यादा भ्रम इस बात को लेकर फैलाया गया कि 4 साल की सर्विस के बाद अग्निवीर बेरोजगार हो जाएंगे, न उन्हें पेंशन मिलेगी, न नौकरी मिलेगी। हालांकि जिस वक्त सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया था उसी वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि रिटायर होने के बाद अग्निवीरों को पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस में प्रेफरेंस दिया जाएगा और इसके लिए वो राज्य सरकारों से बात करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह के दावे किए, उससे गलतफहमी फैली, उसका असर हुआ और हरियाणा में तो बीजेपी को नुकसान हुआ, बीजेपी की सीटें आधी रह गई। इसलिए अब केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेस में अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है और अब हरियाणा में नवाब सैनी ने भी यही काम किया। इस साल नवंबर दिसंबर में झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन झारखंड में चुनावी मुद्दा बिल्कुल अलग है। बीजेपी ने झारखंड के आदिवासी इलाकों में डेमोग्राफी में बदलाव को मुद्दा बनाने के संकेत दिए हैं। आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रांची में थे। हिमंता ने कहा कि जिस तरह बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण असम में जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ा गया, सामाजिक असंतुलन पैदा हो गया, उसी तरह की साजिश झारखंड में हो रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में आदिवासी लड़कियों से शादी करके यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिमंता ने कहा कि झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो आदिवासियों की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाएंगे। मुस्लिम लड़के आदिवासी बुजुर्गों की सहमति के बगैर उनकी बेटियों से शादी नहीं कर पाएंगे और अगर शादी करेंगे तो वो शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं मानी जाएगी। शादी के बाद भी मुस्लिम लड़के आदिवासियों का धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाएंगे। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। एक एक घुसपैठी आदिवासी बेटियों का साथ शादी कर रहा है, लेकिन ड्यू डिलीजेंस जो कानून का काम होना चाहिए ये नहीं हो रहा है। मेरा मानना है जो प्रचलित कानून है उनको तो क्रियान्वित करना ही है। हमारा बीजेपी सरकार आने का बाद यही भी सोचना चाहिए कि क्या आदिवासी बेटियों को घुसपैठियों का साथ शादी कराने के लिए ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो सिस्टम में किसी का शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कड़ा सिस्टम बनाने का जरूरत है। एक घुसपैठी अगर एक आदिवासी बेटियों का साथ शादी करना चाहते हैं, पहले समाज को एप्लीकेशन करना चाहिए। हमारा आदिवासी समाज का जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है, मुखिया होते हैं,
वो लोग निर्णय करेगा बैकग्राउंड देखते हुए। ऐसा कानून हमारा प्रदेश में, झारखंड में होना चाहिए। हिमंता के इस बयान पर पहला रिएक्शन असम से आया। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा, अगर असम में मुसलमान 40% हो गए हैं तो हिमंता को चाहिए कि जितने ज्यादा मुसलमान हैं उन सबको लाइन में खड़ा करके गोली मार दें और खुश हो जाएं। अजमल ने कहा, हिमंता सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जहरीली बातें करते हैं। इसका असर न असम में हुआ है और न झारखंड में होगा। तो क्या करेंगे? अभी जितने बढ़ गए उनको एक साथ में लाइन में खड़ा करके गोली मार दे। तो हो गया तो एक दिन में तो नहीं हुआ ना। और उनको आज मालूम पड़ा क्या? यही वक्तव्य उन्होंने इससे पहले 100 मरतबा दिया है। अभी जब इतना बढ़ गया है तो उनको सबको बोलो एक साथ में, क्योंकि फ्लड में भी उनको कुछ देना नहीं है, गवर्नमेंट का उसको कोई स्कीम देना नहीं है, चाकरी उनको देना नहीं है, कुछ भी उनको देना नहीं है। सारे मुसलमानों को एक लाइन से खड़ा करो और गोली मार के खत्म कर दो, 11% में पहुंचा दो, आप खुश हो जाओ। हिमंता के बयान पर बदरुद्दीन अजमल का गुस्सा समझ में आता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अजमल बुरी तरह हारे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि हिमंता के बयान पर कांग्रेस, जेएमएम या आरजेडी के किसी नेता ने रिएक्ट नहीं किया। सब चुप रहे, खामोश रहे। इसकी वजह है आजकल झारखंड में कई आदिवासी इलाकों में मुसलमानों की आबादी अचानक बढ़ने से लोगों में चिंता तो है। दावा यह किया जा रहा है कि संथाल परगना के आदिवासी इलाकों में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी मुसलमान घुस गए हैं। वो वहां बस गए हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी करके पंचायतों पर कब्जा कर रहे हैं। इसी महीने झारखंड हाईकोर्ट ने भी झारखंड सरकार से इस मामले में एक्शन लेने को कहा था। कोर्ट ने कहा था, सरकार बताए कि संथाल परगना के 6 जिलों में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए रहने लगे हैं और उनको देश से बाहर कैसे किया जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार इस मुद्दे पर चुप है, क्योंकि मुद्दा आदिवासियों और मुसलमानों से जुड़ा है और जेएमएम, आरजेडी या कांग्रेस न आदिवासियों को नाराज करना चाहती है, न एक्शन लेकर मुसलमानों का सपोर्ट खोना चाहती है। इसीलिए हिमंता ने आज इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। हिंदू मुसलमान का मुद्दा पश्चिम बंगाल में भी गर्म है। असल में आज शुभेंदु अधिकारी ने सार्वजनिक तौर पर कहा, सबका साथ सबका विकास का नारा अब नहीं चलेगा। अब जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं। आज कोलकाता में बीजेपी की स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, बंगाल बीजेपी के सारे बड़े नेता मंच पर थे। इसी मीटिंग में सारे नेताओं के सामने शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सबका साथ सबका विकास की बात अब बंद करनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की कोई जरूरत नहीं है, इसे भी खत्म कर देना चाहिए। হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कहा, क्लियरली कहा और वो कहकर निकल गए। लेकिन ममता की पार्टी ने उनके बयान को पकड़ लिया। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा, सबका साथ सबका विकास ये नारा तो नरेंद्र मोदी का है। शुभेंदु अधिकारी इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि अब नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। कुणाल घोष ने कहा, अब देखने वाली बात है कि बीजेपी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेती है या नहीं। ये पूरा आउट ऑफ डिप्रेशन एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सबका साथ सबका विकास ये तो मोदी जी का स्लोगन है। तो मिस्टर एलओपी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन डायरेक्टली अपोज कर दिया है उनको।
सबका विकास नहीं चलेगा, कैसे बोल रहा है, बंद करो, स्टॉप इट। अभी तो नरेंद्र मोदी का ऐसे विरोध, स्लोगन का ऐसे विरोध अभी तक तो नहीं हुआ, ये सर्कस भी उनको देखना पड़ रहा है। तो भाजपा को समझना चाहिए ये तो डिसिप्लिनरी क्वेश्चन है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी के इस बयान पर बीजेपी के किसी नेता ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे ने उनके बयान पर नाराजगी जाहिर की। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा, बीजेपी का माइनॉरिटी सेल था और आगे भी रहेगा, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। शुभेंदु अधिकारी ने भावनाओं में बहकर ऐसी बात कह दी, अगर वो बीजेपी की विचारधाराओं को समझते तो ये ना कहते। पूरा देश प्रधानमंत्री जी की बातों पर यकीन करता है, उनको हम आदर्श मानते हैं, उनके आदेश पर हम काम करते हैं, हम काम कर रहे हैं उनके आदेश पर। रहा सवाल शुभेंदु जी का, तो मुझे लगता है कि उनको एक बार भारतीय जनता पार्टी को पढ़ने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं उनको व्यक्तिगत तौर पर, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, हो सकता है भावनाओं में बह के ऐसी बातें कह दी हों, बाकी अंदर उनके मन में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास उनके मन के अंदर भी होगा। सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है। अगर शरीर से आत्मा ही निकल जाएगी तो शरीर किस काम का। और पूरा समाज, पूरा देश, और मैं तो अब ये मानता हूं कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री जी को फॉलो कर रहा है, हम सब उनको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे जो हमारे लोग कभी गलती से या कभी हो सकता है कि पॉलिटिकल फायदे के लिए या हो सकता है कि खुद को चमकाने के लिए भी बोल सकते हैं, तो अगर किसी ने ऐसा बोला है तो उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रहा था, अल्पसंख्यक मोर्चा काम करता रहेगा। अभी आपने देखा भी होगा कि जब चुनाव चल रहा था, एनडीए का नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चुने गए तो मैं उसमें गया था और मैंने उनको जो बधाई दी, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इस बार जैसा लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज ने वोट कम दिया है तो प्रधानमंत्री जी शायद हमसे खुश ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मेरे पीठ को थपथपाया और उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा ने बहुत शानदार काम किया है, आप सबको बधाई। तो जो हमारा नेता हमारा पीठ थपथपा रहा हो तो हमें ऐसे लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी कठिनाई होती है, जो हमें बुरा बोलने वाले लोग हैं उनको मौका मिलता है, जो बीजेपी को गाली देने वाले लोग हैं उनको मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे बयानों से हमें बचना चाहिए। हालांकि शुभेंदु अधिकारी को थोड़ी देर बाद लगा कि वो जोश में कुछ ज़्यादा ही बोल गए, तो फिर सामने आए। पहले तो उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, वो उनके साथ हैं, वो प्रधानमंत्री के सबका विकास सबका साथ के नारे के साथ हैं। लेकिन इसके बाद शुभेंदु अधिकारी फिर पटक गए। उन्होंने फिर कहा, बीजेपी ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, लेकिन कम्युनल वोटिंग की वजह से बंगाल में बीजेपी हार गई। इसकी टीस उनके दिल में है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जो हमारे साथ हैं हम भी उनके साथ हैं। वो तो गवर्नमेंट का स्लोगन है, पीएम का स्लोगन है, स्लोगन बरकरार है, उस स्लोगन का साथ सब लोग है। लेकिन एज ए बीजेपी फंक्शनरीज विथ माई हेवी पेन, हाँ, मैं कार्यकारिणी में बात रखा, ये भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल यूनिट को जो कार्यकर्ता बीजेपी की लड़ रहा है कर रहा है उसका साथ ही रहना चाहिए। जो बीजेपी का साथ नहीं है उसका साथ नहीं रहना चाहिए। ये पॉलिटिकल बात है। इसका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और एनडीए गवर्नमेंट का स्लोगन है, इसका साथ कोई संपर्क नहीं है। ये हमारी एजेंडा यह है सबका साथ के लेने के। हम लोग कोशिश कर रहा था, आगे भी कोशिश करेगा। जब मेरा क्षेत्र में मैं जाता हूं, सब विकास का काम सब लोग को मिलता है, हिंदू मुसलमान सबको। उसका बाद भी बोलता है तुम बीजेपी, तुम हिंदू का पार्टी। क्यों हम लोग हिंदू पार्टी? हम लोग तो सबका साथ सबके लेकर काम करता है। इसलिए मैं जो बात रखा है वो बात मेरा पर्सनल है और पॉलिटिकल है। जो हमारी राष्ट्रवादी मुस्लिम लीडर लोग है उसको सीधा पार्टी का कार्यकर्ता बनाएंगे। माइनॉरिटी मोर्चा, मेरा क्षेत्र में माइनॉरिटी मोर्चा था, ईद का दिन मिलन उत्सव भी हुआ, मैं सबको मिठाई खिलाया, मुबारकबाद दिया, 700 आदमी अटेंड किया, और अभिजीत गांगुली बीजेपी का प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिला। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, ये सोचना पड़ेगा। ये कम्युनल वोटिंग में हम लोग इफेक्टेड विथ हेवी पेन। I said it in front of everybody, but it's my personal thinking and opinion. It's not the line of the central government or BJP.
एक बात तो साफ है, शुभेंदु अधिकारी को सबका साथ सबका विकास का नारा बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा उसे किसी भी तरह से ठीक नहीं माना जा सकता। ये सही है कि बंगाल में बीजेपी को मुसलमानों के वोट नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शुभेंदु अधिकारी मुसलमानों के खिलाफ इस अंदाज में बोले। इस तरह की बातें चुनाव में कही जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो सरकार बनती है वो सबकी होती है। शुभेंदु अधिकारी के इस बयान से ममता बनर्जी को फायदा होगा। अब वो बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन साफ साफ बताएंगी, बार बार बताएंगी। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का नाम आज बदल दिया गया। केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के चेयरमैन सुरेंद्र रौतेला ने बताया कि ट्रस्ट ने पहले श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट रखा था, लेकिन अब उसमें से धाम शब्द को हटाया जा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में मंदिर के शिलान्यास के बाद से ही केदार घाटी में पंडों, पुरोहितों और कारोबारियों ने इसका जमकर विरोध किया। क्योंकि दिल्ली के मंदिर का शिलान्यास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था, इसलिए साधु संतों ने उनसे शिकायत की, अपना विरोध दर्ज कराया। पुष्कर धामी ने उन्हें इस मामले का हल निकालने का भरोसा दिया था और इसके बाद अब दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के ट्रस्ट ने नाम बदलने का ऐलान किया। ट्रस्ट के चेयरमैन सुरेंद्र रौतेला ने कहा, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए यह फैसला लिया। दिल्ली में तो ऐसा कोई विरोध था नहीं, और उत्तराखंड में ही कुछ विरोध था। वो लोगों को लगता था कि शायद वहाँ कोई धाम बनने जा रहा है, जबकि हमने उस दिन भी बड़ा क्लियर कर दिया था कि दिल्ली में कोई धाम नहीं बन रहा है, यहाँ पे केदारनाथ जी का मंदिर बन रहा है। और आज दोबारा भी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे केदारनाथ का मंदिर बन रहा है। हमारा सिर्फ ट्रस्ट का नाम श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है, तो उसमें कहीं कन्फ्यूजन था लोगों को, और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ट्रस्ट में जो धाम नाम जो लिखा हुआ था उसको चेंज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। केदारनाथ धाम की पूरे विश्व में प्रतिष्ठा है, करोड़ों लोगों की इसमें आस्था है, लेकिन केदारनाथ धाम के पंडों और पुरोहितों को किसी ने यह समझा दिया, अगर दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम पर कोई मंदिर बन गया तो केदार घाटी में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाएगी। कारोबारियों को भी लगा कि उनका पैसे का नुकसान होगा। असल में ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं जिनके रेप्लिका अलग अलग शहरों में बने हैं। एक जमाने में हरीश रावत ने मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर और इंदौर में केदारनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था, लेकिन इसका बद्रीनाथ और केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं पर कोई असर नहीं पड़ा। कहीं भी मंदिर का रेप्लिका बने, केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं होगी, क्योंकि इस जगह का अपना महत्व है। अगर केदारनाथ के इलाके में बाई इलेक्शन न होता तो शायद ये इशू इतना बड़ा नहीं बनता। जगन्नाथपुरी में आज भगवान जगन्नाथ की सुना वेशा की रस्म निभाई गई। मां प्रभु के साथ साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को सोने के आभूषणों से सजाया गया। सुना वेशा की रस्म को देखने के लिए आज करीब 15 लाख भक्त जगन्नाथपुरी में मौजूद थे। गुंडीचा मंदिर में अपनी मौसी के घर से लौटने के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण रस्म होती है, जिसमें रथ में सवार भगवान जगन्नाथ को श्रीहस्त यानी हाथों पर पहने जाने वाले सोने के आभूषण और श्री जोड़ी यानी सोने के पैर चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ को सोने का श्री मुकुट और माथे पर पहने जाने वाले श्री चूलपति पहनाए जाते हैं। बरसों पुरानी इस परंपरा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को करीब 208 किलो सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। सुना वेशा की इस रस्म की शुरुआत सन 1460 में राजा कपिलेंद्र देव के शासनकाल में हुई थी, जब राजा कपिलेंद्र देव दक्कन में युद्ध जीतने के बाद पूरी लौटे थे और अपने साथ 16 गाड़ियों में सोने के आभूषण लेकर आए थे। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन को सोने के जो आभूषण चढ़ाए जाते हैं उसे मंदिर के रत्न भंडार के आउटर चेंबर में रखा जाता है और कड़ी सुरक्षा के बीच रथ तक लाया जाता है। सुना वेशा की रस्म पूरी होने के बाद अब कल फिर से जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला जाएगा। इस बार
रत्न भंडार के अंदर वाला चेंबर भी खोला जाएगा ताकि वहां रखे आभूषणों और खजाने को टेम्परेरी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया जा सके। खजाने की इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी और इसके बाद रत्नों और आभूषणों की गिनती होगी, उसका नाप तौल किया जाएगा और फिर उसकी वैल्यूएशन भी की जाएगी।